Hello dear viewers, today I am going to complete the lesson Nationalism in India and this is the third unit of the Nationalism in India. The two units have already been made. मैं 2 यूनिट पहले बना चुका हूँ और जो हमारी थर्ड यूनिट है ये स्टार्ट होगी हमारी 3.3 थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Now, अब लिमिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? लिमिट का मतलब क्या है? मींस इसमें किन लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सीडीएम का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, और किन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। तो सीडीएम की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु डिड नॉट पार्टिसिपेट और दोज हु पार्शियली पार्टिसिपेट इन सीडीएम। सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं अनटचेबल्स की। Going to talk about untouchables जिनको डिप्रेस क्लास 1930s में जाकर के इनको डिप्रेस क्लास, इनको दलित कहा जाने लगा था। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द कॉज ऑफ दलित डिप्रेस क्लासेस। उनको लगता था कि कहीं जो कांग्रेस के जो सनातनीज हैं, जो अपर कास्ट हिंदू जो नेता हैं, वो नाराज ना हो जाएं। गांधी जी ने कहा कि अगर आप इस अनटचेबिलिटी का जो ये बुराई है इसको दूर नहीं करोगे तो हम आने वाले और 100 वर्षों तक स्वराज नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एंड गांधी जी ने इनको क्या नाम दिया? इस अनटचेबल को जो नाम दिया गांधी जी ने नाम दिया हरिजन। क्या नाम दिया? गांधी जी ने हरिजन कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा। And in order to dignify the work of Dalits, गांधी जी ने खुद जाकर के टॉयलेट्स को साफ किया in order to dignify the work of the sweepers। गांधी जी ने पुरजोर कोशिश करी दलितों को साथ मिलाने की और दलितों को एक्सेस दिलाने की कोशिश करी, पहुंच दिलाने की कोशिश करी पब्लिक वेल्थ तक, टैंक्स तक, स्कूल्स तक, और जो पब्लिक प्लेसेस था वहां पर को पहुंच दिलाने की कोशिश करी, क्योंकि जो अनटचेबल्स थे, दलित थे, दे वर नॉट अलाउड टू मूव इनटू दीस प्लेसेस। लेकिन जो कुछ दलित नेता थे, देयर वर सम दलित लीडर्स हु वर थिंकिंग ऑफ अनदर पॉलिटिकल सॉल्यूशन और उनमें से एक बड़े दलित नेता के रूप में उभर करके आ रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एंड और कुछ और नेता भी थे जिनको मानसिक का चलना था, जिनका कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है दलितों का, वो इनको वो सम्मान दिला देगा, वो डिग्निटी और अधिकार दिला देगा जो दलितों को नहीं मिल रहे थे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। गांधी जी का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से डिस्प्यूट हो गया। कब डिस्प्यूट हो गया? जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए। सेकंड आरटीसी, ये एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो गांधी जी ने अटेंड की थी। सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए तो वहां पर गांधी जी, वहां पर जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, इन्होंने वहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी। ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित और अंग्रेजों ने इसको बड़ी आराम से मान लिया और उसको कम्युनल अवार्ड कहा गया। गांधी जी ने इस बात पर, गांधी का क्लैश हो गया अम्बेडकर जी से। गांधी जी ने कहा कि जो हमारे इंटीग्रेशन की जो हम कोशिश कर रहे हैं देश को एक करने की, वो हमारी जो है डिसरप्ट हो जाएगी अगर दलितों का इलेक्शन अलग हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ। और गांधी ने कहा कि ही वुड गो फॉर फास्ट अनटू डेथ, वो आमरण अनशन करेंगे अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो। गांधी की पोजीशन को अंबेडकर जी ने समझा और फिर अंबेडकर जो है गांधी जी से मुलाकात हुई और दोनों के बीच में क्या निकल करके आया? दोनों के बीच में हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ 1932 में पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट से क्या हुआ? जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो अंबेडकर जी ने छोड़ दी, बट ये तय हुआ कि दलित वुड गेट रिजर्वेशन। इनको असेंबलीज में, इनको जो इलेक्शन जब होगा तो इनको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन इलेक्शन इनका जो होगा वो सबके साथ साथ इलेक्शन होगा। इस तरीके से गांधी जी ने अपनी कोशिश करके दलितों को अलग नहीं होने दिया। दलित पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे थे, बट गांधी जी ने पूना पैक्ट करके, गांधी और अम्बेडकर जी ने एक सॉल्यूशन निकाला, बीच का रास्ता निकाला। दूसरा जो ग्रुप था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया या जिनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा, वो था मुस्लिम्स का जो रेस्पॉन्स था तो इसको बड़ा ल्यूकवार्म रेस्पॉन्स था। और 1920s के बाद, आफ्टर 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ जब खिलाफत हुआ था, उसके बाद
संशय से देखने लगे थे कांग्रेस को मुसलमान। कारण क्या था? जो मुस्लिम्स थे, क्योंकि मुस्लिम्स को जो हवा मिल रही थी या मुस्लिम को जो सपोर्ट मिल रहा था वो मिल रहा था मुस्लिम लीग से मिल रहा था, और सपोर्ट भी मिल रहा था। और ये था कि जो मुस्लिम लीग थी, क्योंकि कांग्रेस की नजदीकियां हिंदू महासभा से ओपनली बड़ी ज्यादा नजदीकियां थी, और इनको मुस्लिम्स को ये भड़काया गया, ये समझाया गया कि इनकी कांग्रेस से हिंदू महासभा की बहुत नजदीक है, तो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो एक खाई बन गई दोनों के बीच में, और जब जब दोनों के बीच में कम्युनल क्लैशेस होते थे, राइट्स होते थे, दोनों के बीच की जो खाई थी बहुत बढ़ जाती थी। दोनों ही अपने प्रोसेशन निकाला करते थे मिलिटेंट फर्वर के साथ अपने, और क्लैशेस हर बार जब राइट्स होते थे तो दोनों के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन लगातार प्रयास चल रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक लाने के लिए, और 1927 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुस्लिम लीग और इनको साथ लाने की कोशिश की थी। मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी? मुस्लिम लीग भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रही थी। एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये बात चल रही थी, और जिन्ना जिनका नेता था मुस्लिम लीग का, वही डिमांड कर रहे थे कि इनको रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता तो रिप्रेजेंटेशन मिले पंजाब और बंगाल, जहां पे इनका बहुमत था मुस्लिम्स का, वहां पर इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन मिले। कांग्रेस और दोनों के बीच में बात चल रही थी, लेकिन 1927 में पार्टी अधिवेशन हुआ। लेकिन 1928 में एक हिंदू महासभा के बड़े नेता थे जिनका नाम था एमआर जयकर ने हिंदू, इनकी मुस्लिम, कांग्रेस, इनकी दोनों के बीच में की जो एकता हो रही थी, यूनिटी हो रही थी, उसको इन्होंने अपोज किया। और उस अपोजिशन की वजह से ये कभी भी कांग्रेस और जो दोनों थे, ये कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग कभी साथ ना आ पाए। तो इस तरीके से मुस्लिम का रेस्पॉन्स रहा। मुस्लिम्स के जो नेता थे, दे एक्चुअली फियर्ड, उनको डर इस बात था कि जब देश आजाद होगा तो हिंदू मेजोरिटी में कहीं मुस्लिम माइनॉरिटीज सबमर्ज होके न रह जाए, कहीं उनका जो धर्म था, जो उनका कल्चर था, उस पर कहीं कोई आघात ना हो, ये इनका डर था। They feared it and they were apprehensive of Congress, and when the country would become independent, they were apprehensive of the Hindu majority, and they were apprehensive about their culture, about their religion, और इसलिए मुस्लिम्स का जो रेस्पॉन्स रहा वो बहुत ल्यूकवार्म सा रहा इस जो ये आपका जो सीडियम था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो हमने लिमिट्स की बात तो हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखिए, देश की जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म जो स्प्रेड हुआ वो यूनाइटेड स्ट्रगल से स्प्रेड हुआ। ये जब एक साथ स्प्रेड हुआ तो लोगों में एक बाइंडिंग यूनिटी का एक बॉन्ड बना लोगों के बीच में। लेकिन इसके अलावा नेशनलिज्म को प्रमोट करने का काम किसने भी किया? फोकलोर ने किया, पोएट्स ने करा, आइकन्स और सिंबल्स ने करा, हिस्ट्री ने करा, इतिहास ने करा। इन सब चीजों ने भी मिलकर के कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाने की कोशिश करी और सेंस ऑफ नेशनलिज्म का डेवलप हुआ। सबसे पहले इमेज ऑफ भारत माता, कंट्री की आइडेंटिटी, जैसे हमने यूरोप में भी देखा था, कंट्री की आइडेंटिटी को किस रूप में देखा जाने लगा? एक महिला के रूप में या एक इमेज के रूप में देखा जाने लगा। जैसे हमने आपने पढ़ा था, जर्मेनिया फॉर जर्मनी एंड मैरियाना फॉर फ्रांस, क्या थी? एलेगरी। ऐसे ही भारत में जो एलेगरी बनी वो कौन बनी? भारत माता बनी। भारत माता की जो इमेज को सबसे पहले जो क्रिएट किया वो किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने कैसे किया? इन्होंने 1870s में एक हिम लिखा, हिम टू मदरलैंड, जिसको सब जानते हैं, वंदे मातरम लिखा इन्होंने, और वंदे मातरम बाद में इनकी नॉवेल आनंद मठ में इंक्लूड किया गया। आनंद मठ जो इनकी नॉवेल थी उसमें इंक्लूड किया। एंड ये वंदे मातरम जो था, ये जो हमारा वंदे मातरम था, ये खूब गाया गया। कब गाया गया? जिस टाइम स्वदेशी मूवमेंट चला। व्हेन स्वदेशी मूवमेंट वाज देयर, तो वंदे मातरम खूब गाया गया। इस वंदे मातरम से प्रभावित होकर के भारत माता की, वंदे मातरम का मतलब माता की वंदना, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, एक दूसरा नाम आ रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक पिक्चर ही बना दी। अवनींद्रनाथ टैगोर को शॉर्ट में लिख रहा हूं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पिक्चर बनाई, और भारत माता को उन्होंने कैसे दिखाया? आप बुक में अपनी इमेज में देखेंगे, एस्थेटिक फिगर के रूप में दिखाया। भारत माता वाज शोन एज एस्थेटिक फिगर। एस्थेटिक मतलब साध्वी के रूप में दिखाया। हु वाज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। अब उसके बाद आने वाले टाइम में जो इतिहासकार थे, जो पेंटर्स थे, दे गिव भारत माता देयर ओन फॉर्म, और डिफरेंट फॉर्म्स में भारत माता को बनाया।
So when people see the image of भारत माता, they felt associated with it. तो हमारे भारत के लिए जो एलेगरी बन के आई वो क्या बन करके आई, भारत माता आई, और इससे एक नेशनलिज्म और इससे एक यूनिटी का जो बॉन्ड था, जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का जो बॉन्ड था, वो लोगों के बीच में बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे फोक लोर की। तो फोक लोर, जो फोक लिटरेचर है, जो फोक सॉन्ग्स हैं, जो फोक कहानियां हैं, इन्होंने भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया नेशनलिज्म को डेवलप करने में। जो हमारे राइटर्स थे, दे स्टार्टेड फ्रॉम 1890s, 19th सेंचुरी के लास्ट से उन्होंने गांव-गांव जाकर के उन्होंने जो वहां की जो राइम्स थी, जो फोक लोर थी, जो फोक टेल्स थी, जो लेजेंड्स थी, उनको इकट्ठा करना शुरू करा। और बंगाल में ये काम किसने किया? बंगाल में ये काम किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने नर्सरी, बैलेड, राइम्स और मिथ्स को कलेक्ट किया और पूरी जो फोक लिटरेचर था उसको उन्होंने डेवलप किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये काम साउथ में किसने किया? साउथ में नटेशर शास्त्री ने ये काम किया। नटेशर शास्त्री जी ने काम किया और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। पूरा इन्होंने एक बुक का नाम लिया नटेशर शास्त्री ने। एंड उनका ये मानना था कि जो लिटरेचर है, जो फोक लिटरेचर है, दैट इज एक्चुअली द ट्रू मैनिफेस्टेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स का जो दिल की बात है, वो क्या है? बेसिकली वो लिटरेचर के माध्यम से निकलती है, लोगों का असली मैनिफेस्टेशन है। आइकन्स और सिंबल्स, आइकन्स और सिंबल ने भी नेशनलिज्म को फोर्स करने का बहुत बड़ा काम किया। क्या हुआ? जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ भारत में, तो भारत में जो झंडे को इस्तेमाल किया गया, जो फ्लैग को इस्तेमाल किया, उसका कलर क्या था? RGY, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का ये फ्लैग था। और इसमें 8 लोटसेस बने हुए थे इसमें, और इसमें क्रेसेंट मून था। जो 8 लोटस थे, इसका सेंस क्या था इसका? 8 प्रोविंसेस, भारत में जो 8 प्रोविंसेस थे, वो क्रेसेंट मून का मतलब था इस रिप्रेजेंटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ, क्योंकि जो मून होता है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उसकी वर्शिप करते हैं, उसको मानते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। तो ये यूज किया गया। लोग इससे, जब स्वदेशी मूवमेंट में फ्लैग उठा के चलते थे, इससे यूनिटी फोर्स होती थी। दूसरा जो इंडियन फ्लैग बना 1921 में, वो जो फ्लैग बना वो था गांधीयन फ्लैग था। इसका जो कलर था वो था रेड, ग्रीन एंड व्हाइट था इसका। और इसमें चरखा बना हुआ था, चरखा जो कि गांधी के सेल्फ हेल्प के आइडियल को दिखाता था। क्योंकि गांधी कहते थे ना कि चरखा अपना कपड़ा खुद बनाओ, चरखे पर सूत काटो, सूत बनाओ और उसको जो है उसका अपना खुद अपने लिए कपड़ा बुनो। तो गांधी का चरखा क्या था? मेरे सेल्फ हेल्प का आइडियल था। तो इस तरह से आइकन्स और सिंबल्स ने भी देश की यूनिटी को फोर्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट वाले पार्ट पर आ रहे हैं, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जो यूरोपियंस थे, जो अंग्रेज थे, ये भारतीयों को कैसे देखते थे? दे लुक्ड एट Indians as if they were backward, they were primitive, right? जिनको रूल करना नहीं आता है, they were those who did not know how to govern the country। तो ऐसे में भारतीयों ने क्या किया? भारतीयों ने अपने इतिहास को रीइंटरप्रेट किया, और इस रीइंटरप्रिटेशन में they tried to prove that there was a time जब भारत का आर्ट, भारत का कल्चर, भारत की लिटरेचर, भारत का क्राफ्ट और भारत की मेडिकल, भारत का आर्किटेक्चर, भारत में कानून व्यवस्था, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ बहुत शानदार था। जब हमारे यहाँ गोल्डन पीरियड हुआ करता था एंशिएंट टाइम को उन्होंने बताया। और लेकिन समय जब आया, जब हम गुलाम हो गए देश हमारा, तो हमारी वो जो कल्चर थी वो डैमेज हो गई, करप्टेड हो गई। इस तरीके से भारतीयों को प्राइड इंस्टिल करने की कोशिश करी। ये किन्होंने करी? इतिहासकारों ने। बट when they tried to reinterpret the history in this way, and when it was the rule which was celebrated, that was from the Indian iconography, that was from the Indian rulers, तो जो मुस्लिम्स थे या वो जो बाकी और जो अलग थे, वो उससे नाराज हो गए, बिकॉज उनको लगा कि when every time the history is being talked about, that is being talked about at the time when there were only Hindu rulers। तो इससे जो यूनिटी बनने के बजाय थोड़ा सा उसको यूनिटी को इन्हें नुकसान भी हुआ। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, टॉक अबाउट कंक्लूजन, अब हम लास्ट पर आ रहे हैं। कंक्लूजन जो है हम कंक्लूड करते हैं। तो कुल मिलाकर के देश में, जैसे हमने देखा, हमने 2 बड़े मूवमेंट कवर किए इसमें, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और दोनों ही मूवमेंट हमने देखा कि द कंट्री में यूनिटी बन रही थी, बिलोंगिंगनेस बन रही थी, नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था। और उसको डेवलप करने का काम किसने किया? गांधी ने किया। गांधी 2 मूवमेंट लॉन्च करे। कुल मिलाकर के जो कंट्री बन रहा था उसमें देयर वर
people who were with many aspirations, they were with many different expectations, जिनकी अलग अलग voices. A new country was coming into vogue with various aspirations and with various voices, अलग अलग voices वाला country बन करके आ रहा था. जब भारत जो इस तरह से हमारे इन मूवमेंट के बाद जो हमने देखने को मिला, एक कुल मिलाकर के गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट से भले ही हमें आज़ादी तुरंत नहीं मिली, लेकिन उससे कंट्री में यूनिटी फोर्ज हुई, कंट्री में नेशनलिज्म को डेवलप करने का काम किया और लोग एक मंच पर एक साथ आने लगे, एक साथ जुड़ने लगे. धन्यवाद. आई थिंक इस थर्ड वीडियो से जिससे मैंने खत्म किया, आपको ये लेसन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा. जो लास्ट पार्ट है, ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरी संभावना होती है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है वो इस वाले पार्ट में से एक मिले, जिसके हमने 4 चीजें कवर करी है ना, ये इमेज ऑफ भारत माता, फोकलोर, आइकन सिंबल्स, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सजेस्टिंग मी द वीडियोस व्हिच यू लाइक टू हैव, especially in history and civics and other parts of social science as well. Thank you very much.